क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 भी हम कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट, जिसे हम मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। यह आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो इसके पिछले वीडियो में हम आर्टिकल 15 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, फिर आगे हम आज से फिर आर्टिकल 16 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 16 आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम पिछले जो वीडियो में मूल अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। हमने क्या पढ़ा था? मूल अधिकार क्या है और मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल अधिकार बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है कि राज्य के अंदर क्या आता है? लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा अथॉरिटी जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है, वो ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है। तो समानता का अधिकार क्या? कि समानता का अधिकार ये है कि कानून की नज़र में हर कोई समान है। कानून के नज़र में हर कोई समान है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो किसी भी इंसान के जाति, रूप, रंग या फिर उसके किसी भी आधार पे जो लीगल नहीं है उसके इस आधार पे उसे रोके या फिर उसे आगे बढ़ने से रोक सके। तो इससे पहले क्या हम देखें? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आता है बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। तो दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को अपने अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार है। धर्म का अंतःकरण का बात किया गया। अंतःकरण मतलब कि हम चाहें, अगर हम मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहती हूँ तो मैं मुस्लिम धर्म को अपना सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कानून हमें इस किसी धर्म को अपनाने से रोकेगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है या फिर किसी और भी रिलीजन का है। उसके बाद 3 हो गया। चौथा आपका आता है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार वो अधिकार है जो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब हमारे मूल अधिकार हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो उपचार बताया गया है उसे हम संवैधानिक अधिकारों में शामिल किए हैं। आपका एक 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा के मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। एक आपका 6ठा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। मतलब संस्कृति क्या है कि हमारी जो भी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसे हमें फॉलो करने से कोई भी राज्य सरकार या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें उससे नहीं रोक सकती है। शिक्षा का अधिकार, हर एक इंसान को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार से कोई भी किसी भी कानून के जरिए उन्हें उससे रोका नहीं जा सकता है। तो आप हम लोग देख लिए ना 6 अधिकार कौन कौन से है। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपका जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ तक हम देखे थे और प्लस हम आर्टिकल वाइज 12 से 15 आर्टिकल तक पढ़ चुके थे, जिसमें 12 में क्या बताया गया था? स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या है, स्टेट के अंदर क्या क्या शामिल है। आर्टिकल 13 में क्या था? अल्पीकरण की बात करता है। आर्टिकल 13 आपका क्या? अल्पीकरण की बात करता है कि कोई भी कानून कहाँ तक वैध है और कहाँ तक अवैध है। मतलब कोई भी लॉ, चाहे वो संविधान बनने के पहले का कानून हो या संविधान बनने के बाद का कानून है, वह उस हद तक लीगल है, उस हद तक वैध है जहाँ तक वो मूल अधिकारों का हनन नहीं करती है। अगर वह मूल अधिकारों का हनन करती है तो वह वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। उसके बाद 14 आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था विधि के समझ समानता, विधि के समझ संरक्षण। समानता मतलब विधि के समझ समानता और संरक्षण, ये 2 बातें कहता है। समानता मतलब विधि, जो कानून है, कानून के सामने हर कोई बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून के सामने हर कोई बराबर। संरक्षण पर कानून
कुछ पॉइंट पे, जैसे कि अगर लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या फिर उसके निवास स्थान के आधार पे उसमें कुछ कंसेशन, मतलब जो अगर कोई अपराधी है तो उसके लिंग के आधार पे, जैसे कि अगर कोई बच्चा है 5 साल का या फिर कोई 25 साल का इंसान है, एक ही अपराध करते तो उसके लिंग के आधार पे, उसके या फिर जात के आधार पे कुछ जो कंसेशन है गवर्नमेंट दे सकती है। फिर 15 आर्टिकल 50 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है, राज्य के अंदर क्या आता है, हमने 12 में देखा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हम नागरिक के धर्म, जाति, किसके धर्म, जाति, लिंग, वंश और निवास स्थान मतलब क्या, 5 प्रकार के धर्म, जाति, लिंग, वंश, निवास स्थान के आधार पे कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इन आधारों पे मतभेद करे। कोई ऐसा अधिकार, इन अधिकारों के आधार पे कोई भी कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो हमने 12, 13, 14, 15 आर्टिकल पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 से। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन का अवसर की बात करता है। लोक नियोजन का अवसर क्या होता है? बेसिकली लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी, कि राज्य का यह फर्ज है। राज्य मतलब राज्य के अंदर वही पुराना हम जो आर्टिकल 12 में पढ़े थे, राज्य के अंदर क्या क्या आते हैं स्टेट के अंदर, उनका ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को नौकरी का अवसर दे। जैसे कि रेलवे है, रेलवे ने अभी आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था वो 2019 में आया था, उसका पेपर 2022 में कंडक्ट करवा। तो ये मतलब उसका फर्ज नहीं है, हर एक स्टेट का ये फर्ज है। स्टेट के मतलब की बात हम ये यूपी बिहार वाला नहीं कर रहे, जो स्टेट 12 में बताया गया है 12 का ये फर्ज है कि नौकरी का एक अच्छा अवसर लोगों को, जनता को उपलब्ध कराए। तो आपका आर्टिकल 16 क्या बात करता है? नौकरी की बात करता है। जैसे कि बिजली विभाग है, बिजली विभाग ये भी एक अलग स्टेट के अंदर आता है, उसमें भी एम्प्लॉय चुने जाते हैं। तो वो नौकरी का अवसर कौन देगा? स्टेट नौकरी का अवसर देगी। राज्य सरकार स्कीम बना के नौकरी का अवसर देगी, केंद्र सरकार स्कीम बना के नौकरी का अवसर देगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्स होते हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, कुछ केंद्र के, जैसे यूपीएससी है। यूपीएससी कौन कंडक्ट कराता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। पर यूपीपीएससी क्या होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ऐसे जो भी मतलब जॉब्स के अवसर है वह एक आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 16 में उनके बारे में बात किया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो किसकी बात करता है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या होता है? अस्पृश्यता कहते हैं अनटचबिलिटी को। अनटचबिलिटी छुआछूत, इसे नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं? छुआछूत कहते हैं। छुआछूत क्या है? अभी आपने कोविड के समय में देखा होगा कि कोविड के समय में छुआछूत फिर से आ गया था। छुआछूत क्या था कि पहले जो थी हमारे देश में छुआछूत के नाम पे बहुत से ऐसे लोग अपने रूढ़ी को बना लिए थे। बहुत सी ऐसी परंपराएं थी जिसके अंतर्गत निम्न कास्ट और उच्च कास्ट का प्रचलन था, जिसमें जो छोटे जात के लोग होते थे उनका बहुत ही शोषण किया जाता था। तो 17 हमारा बात करता है कि हम छुआछूत के आधार पे किसी भी इंसान से उसका हक नहीं छीन सकते हैं। छुआछूत का हम प्रावधान जो है उसे 17 में ख़त्म किया गया है। इसके लिए कई एक्ट भी बनाए गए हैं, जैसे हरिजन एक्ट है, और कई समय समय पे ऐसे कानूनों को बनाकर इसको ख़त्म करने की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या होती हैं? उपाधियां होती हैं जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, गवर्नर होते थे, सुल्तान होते थे, तो एक उपाधि होता था कि महाराज, राजा, अधिराज, सुल्तान। तो उपाधियों 18 जो है आर्टिकल आपका संविधान का, ये उपाधियों का अंत की बात करता है। लेकिन ये कुछ उपाधियां हम रख भी सकते हैं, और किस बेसिस पे रख सकते हैं? तो शिक्षा और सैनिक, मतलब शिक्षा के
आधार पे हमें कुछ जो उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे कि मैं दिव्यांजलि, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो मैं लॉयर दिव्यांजलि, जो मेरे आगे मैं लॉ एडवोकेट लॉयर दिव्यांजलि अपने सरनेम के आगे ऐड कर सकती हूँ। अगर किसी ने MBBS की पढ़ाई की है, डॉक्टर है, तो अपने नाम के आगे डॉक्टर की लिख सकता है। या फिर कोई PhD किया है किसी सब्जेक्ट में, तो अपने नाम के आगे वो PhD की वजह से डॉक्टर लिख सकता है। पर क्या हुआ, महाराजा अगर कहीं लिख सकता है कि मैं महाराज आगे कोई भी आप नाम ले लें, तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो उपाधियों का मतलब जो भी पहले की उपाधियाँ, जैसे राव होते थे, जमींदारी होती थी, तो उनको उनकी अंत के बारे में बताया गया। लेकिन शिक्षा और सैनिक के मतलब सैनिक में क्या होता है, पोस्ट होता है, जैसे क्या होते हैं, कर्नल होते हैं, सूबेदार होते हैं, तो उस आधार पर वो अपना वो जो उपाधियाँ उसको ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पर उपाधियाँ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उपाधियाँ हैं उन्हें हम नहीं रख सकते हैं, उसकी अथॉरिटी हमें गवर्नमेंट नहीं, संविधान नहीं देता है। अगर कोई विदेश गया, वहाँ से कोई उपाधि मिली है, तो क्या उसे रख सकता है? नहीं रख सकता है। अगर उसे रखना चाहता है तो उसे उसके लिए राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, कंसल्टेशन करवा, राष्ट्रपति से सलाह ले, क्या बोल सॉरी राष्ट्रपति से उसे परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के वो कोई भी ऐसा उपाधि नहीं रख सकता है। और अगर बात करते हैं पुरस्कार का, जैसे कि भारत रत्न है या पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, क्या वह उपाधि रख सकते हैं? हाँ, वह उपाधि रख सकते हैं, पर उसे अपने ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने नाम के आगे ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, उसको भारत रत्न मिल गया, उसका नाम मान लीजिए राम है, एक आदमी है, उसका नाम राम है, उसे भारत रत्न मिल गया, तो क्या भारत रत्न राम लिखेगा अपने नाम के आगे? नहीं लिख सकता है। वह इस उपाधि को ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसे अपने नाम के आगे ऐड नहीं कर सकता है। तो बेसिकली 18 आर्टिकल जो आपका है, ये उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। तो ये आर्टिकल 17 और 18 आपका क्या करता है, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत के बारे में बात करता है, समापन की बात करता है कि इसमें क्या चीजें समाप्त हो चुकी हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है संविधान, इसे आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं संविधान का। संविधान का क्या कहते हैं, रीढ़। और आपको पता है रीढ़, बैकबोन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर बैकबोन ना हो तो हमारा बॉडी झुक जाएगा। उसी प्रकार से अगर 19 आर्टिकल आपका संविधान में ना हो तो हमारा संविधान का जो ढांचा है वह झुक जाएगा, मतलब उसमें जितने भी प्रावधान दिए गए हों अच्छे से फॉलो नहीं हो पाएंगे। तो 19 आर्टिकल अपने आप में कई स्वतंत्रता हमें देता है। कई क्या करता है, ये कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता। पहले इसमें संपत्ति की भी स्वतंत्रता थी, जो आर्टिकल आपका जब 31 खत्म हुआ तो उसके साथ ही खत्म कर दिया गया। और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आपका 19 क्या करता है, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें देता है, और ये स्वतंत्रताएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आर्टिकल 19 को आप संविधान से हटा देते हैं, पूरा आपका 395 आर्टिकल है, इसमें से सिर्फ एक आर्टिकल आप 19 हटा देते हैं, तो आपका ये जो संविधान है यह झुक जाएगा, इसका अर्थ जो है आपका नहीं रह जाएगा। तो 19 अपने आप में बहुत ही बड़ा क्लॉज है और आपको बहुत सी स्वतंत्रताएं देता है। लेकिन क्या स्वतंत्रताएं पूर्ण रूप से है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है? तो लगा सकता है। 19 की जो भी स्वतंत्रताएं हैं इस पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। लेकिन किस आधार पे? राष्ट्रपति इसको आपातकाल में इस पे रोक लगा सकते हैं, या फिर कोई वित्तीय आपातकाल होती है, किसी भी आपातकाल में राष्ट्रपति इस पे क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है। तो देखते हैं 19 में कौन कौन सी हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं। तो पहला 19 का एक, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की
सॉरी, लिखने में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको नोट करते जाइए। और ठीक है, तो 19 का ये क्या बात करता है, बोलने की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत क्या आता है, मीडिया। मीडिया जो बोलती है ना कि हमारे पास स्वतंत्रता है, हमारा राइट्स है, हम बोल सकते हैं, तो मीडिया की बोलने की स्वतंत्रता किसमें आती है, बोलने की स्वतंत्रता। 19A में आपकी मीडिया के बोलने की स्वतंत्रता को शामिल किया गया। अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो पूछने का भी हक होगा। जैसे कि मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ, आपको संविधान पढ़ा रही हूँ, तो आपका कोई डाउट होगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं हमसे। आप लोग कहाँ पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके पूछेंगे, ठीक है। तो आप जो डाउट हमसे पूछेंगे वह भी आपका 19A में पूछने की स्वतंत्रता भी कहाँ है, 19 के ए में ऐड की गई है। मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पूछने की स्वतंत्रता है। अब बोलने की स्वतंत्रता है इसका मतलब ये थोड़ी ना आप रोड पे चल रहे हैं और किसी को ऐसे गाली बक देंगे। अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है तो वह सिर्फ उस सीमा तक वैध है जहां तक वो किसी पर व्यक्ति की सम्मान में या फिर देश के सम्मान में हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब अगर हमको स्वतंत्रता है कि हम बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे और जाके हम किसी, हमारा मान लीजिए नेपाल या फिर रसिया हमारा मित्र देश है, हम उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे और ये एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा। हमें बोलने की स्वतंत्रता वहीं तक है जो हमारा राइट्स है। इसमें क्या, बोलने की स्वतंत्रता में धरना देने की भी स्वतंत्रता है। जैसे कि आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, अगर किसी नेता से नाराज होते हैं या फिर किसी कानून से नाराज होते हैं तो नारेबाजी करते हैं, ना और धरना देते हैं। तो नारेबाजी करने की स्वतंत्रता कहाँ है, आपका 19A में ये भी है। लेकिन नारेबाजी करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे पिस्टल लेके चले जाते हैं और या फिर तलवार लेके जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो स्वतंत्रताएं मिली हैं बट उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अब देखते हैं, ए हो गया, बी बोलने की स्वतंत्रता के बाद क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता। अगर हम बोलेंगे तो हमारा बात जो, हमारी बातें जो है, सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ऐसे तो है नहीं हम बोले जा रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। तो अगर हम बोलेंगे तो सुनने वाला भी कोई होगा। और जब 2 लोग मिलेंगे, 4 लोग मिलेंगे तो उसे क्या कह सकते हैं, सभा कह सकते हैं, मीटिंग बोल सकते हैं ना। तो आपका 19 का बी क्या करता है, सभा करने की स्वतंत्रता हमें देता है कि अगर हम बोलेंगे तो, देखिए पहला क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अब जब बोलेंगे तो सभा होगा, तो सभा करने की स्वतंत्रता। और सी देखते हैं 19 का सी, ये क्या बात करता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन क्या है, संगठन। अगर हम बोलेंगे, हमारी बातें पर किसी को पसंद आई, तो हम मान लीजिए किसी कॉलेज के फील्ड में हम लेक्चर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी बातें कुछ लोगों को पसंद भी आ सकती हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी। या फिर कोई धर्म के जो उपदेशक होते हैं वो जब अपना प्रवचन देते हैं, बाहर उपदेश देते हैं, तो उनकी सारी बातें सबको पसंद तो आती नहीं है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है। तो जो लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वह एक संगठन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो वो जो संगठन बनाना है उसकी स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलता है, 19 के सी में। 19C हमें स्वतंत्रता देती है कि हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। उसके बाद देते ABCD। अब जब हम संगठन बना लिए, तो अगर हम संगठन बना लिए हैं तो संगठन ऐसे तो चलेगा नहीं, उसका प्रचार करना पड़ेगा। तो प्रचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, संचार करने की स्वतंत्रता हमें कौन देता है, 19 का डी देता है। अगर हम संगठन बनाएंगे तो अपने धर्म का या फिर जिस भी चीज़ का हम संगठन बना रहे हैं उसमें और लोगों को ऐड करने के लिए, उसका और प्रचार करने के लिए हम क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। तो आपका जो डी है ये भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। हम भारत के किसी भी भाग में जाके भ्रमण कर सकते हैं। और फिर तो भारत में नहीं मतलब कहीं भी हम जाके भ्रमण कर सकते हैं, और इसके लिए हमें राज्य कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। भ्रमण करने की स्वतंत्रता के बाद क्या आता है,
ई निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। अगर हम भ्रमण कर रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि हम भ्रमण करते रहेंगे, हम रोबोट हैं, थकेंगे नहीं, हम इंसान हैं, हम तो थकेंगे। तो भ्रमण करते करते अगर हम थक जा रहे हैं तो कोई जगह ढूंढेंगे ना जहाँ पे हम आराम कर सके, निवास कर सके। तो 19 का ई जो है आपका निवास करने की स्वतंत्रता दिखती है, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले हम जम्मू कश्मीर में निवास तो कर सकते थे पर संपत्ति नहीं ले सकते थे, लेकिन 2019 के बाद से, संशोधन के बाद से, हम धारा 370 जब से हट गया, हम वहाँ पे भी आराम से भ्रमण कर सकते हैं और निवास कर सकते हैं। निवास करने का मतलब ये नहीं है कि हम निवास कर सकते हैं तो कहीं भी किसी के घर में घुस गए और बोले मेरा हक है मैं तो यहाँ रहूँगा, किसी के बेडरूम में घुस गए मेरा हक है मैं यहाँ रहूँगा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता हमने पहले ही बताया है सिर्फ वही तक मान है जब तक वो किसी और के हक का हनन नहीं करती है। हमारा हक तब तक वैलिड है जब तक दूसरे के हक को नहीं छीनता है। जब हमारा हक दूसरे के हक तो छीनने लगे, जो उनका राइट्स है, उनके राइट्स को छीनने लगेगा, तो वहीं पे वो स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। उसके बाद क्या है, संपत्ति की स्वतंत्रता, जो अभी आपका वैलिड नहीं है, इसको यहाँ से हटा के 300 के ए में ऐड कर दिया गया। देखिए अब आप सोच रहे होंगे संपत्ति की स्वतंत्रता आपकी यहाँ 19 में भी बताया गया और 31 में भी बताया गया। 2 बार बताने की क्या नीड थी, क्वेश्चन तो आया होगा दिमाग में। 2 बार बताने की ये नीड थी कि यहाँ पे जो संपत्ति की स्वतंत्रता है ये आपका है खरीदी हुई संपत्ति, जो हमने खुद अर्न की है। जैसे कि मैं कोई जॉब करता है और वो संपत्ति खुद से खरीदता है, तो वो संपत्ति पे उसका जो राइट्स है उसके बारे में आपका 19F में उसके बारे में बात किया गया। और 31 में किसके बारे में बात करता है, पूर्वजों से मिली संपत्ति के बारे में, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं, उस संपत्ति के बारे में 31 में बात करता है। ये दोनों संपत्ति का राइट्स हमारा राइट्स है, पर ये हमारा मूल अधिकार ना होकर ये हमारा विधिक अधिकार है। और ये विधिक अधिकार होना जरूरी भी है। कैसे जरूरी है, अगर मान लीजिए हमारी संपत्ति का अधिकार मेरा मूल अधिकार होता और गवर्नमेंट कोई रोड निकाल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई रोड निकाल रही है और मेरा घर जो है उस रोड के बीच में पड़ जाता है, तो हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे क्योंकि हमारा मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी नहीं, गवर्नमेंट को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये इनका मूल अधिकार, आप इसको छीन नहीं सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जब कोई भी रोड बनाती थी या फिर कुछ भी ऐसा काम करती थी जो जनता की भलाई के लिए होता था, तो कभी कभी उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क आ जाते थे। इसीलिए संसद ने इसको यहाँ से हटाकर 300 के वे में ऐड कर दिया। और कब ऐड किया, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, 1978 में 44 अमेंडमेंट में क्या किया, इसको 300A में ऐड कर दिया गया। याद रहेगा ना। अब देखते हैं लास्ट क्या है हमारा, लास्ट हमारा है व्यापार की स्वतंत्रता। अब देखिए हम जब कहीं व्यापार की, ये हमारा आज का और लास्ट टॉपिक है, 19 का भी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो व्यापार की स्वतंत्रता देता है। पहले स्टार्ट देखते हैं, याद करने का सिंपल तरीका। अगर हम घर से निकल रहे हैं, कोई हमको मिला तो क्या करेंगे, उसे ग्रीट करेंगे, उससे बात करेंगे। तो 19 का ये क्या करता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। जब उससे हम बोलेंगे तो हम उसको सभा करना, अगर एक इंसान है तो चलिए ऐसे नॉर्मली, अगर 3-4 लोग हैं, कुछ लोग हैं, तो उसे हम सभा का नाम दे सकते हैं। तो जब हम बोलेंगे तभी तो हम सभा करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या हक है, सभा करने की स्वतंत्रता है। जब हम सभा करेंगे तो हमारी बातें किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, और जो लोग हमको फॉलो करते हैं, जिनको हमारी बातें पसंद आती हैं, उनके आधार पे हम क्या बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो पहले बोलेंगे, फिर सभा करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे। अब संगठन बनाने के बाद हम अपनी बातों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करने के बाद थक जाएंगे, और थकने के बाद क्या करेंगे, कहीं पे आराम करने के लिए जगह ढूंढेंगे। तो ये क्या देता है, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने के लिए क्या करेंगे, संपत्ति खरीदेंगे। इसलिए एफ में आपका क्या था, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जो अभी नहीं है, वर्तमान में ये यहाँ पे नहीं है बट कहाँ पे है, 300A में है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो संपत्ति, उसके बाद संपत्ति खरीद लेंगे, कहीं गए हम, मान लीजिए यहाँ से
महाराष्ट्र चले गए, वहाँ पे जाके वहाँ की संपत्ति खरीद ली है। उसके बाद संपत्ति खरीद के हम सोचे कि वहाँ से यूपी में हम कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता हमारा 19 की जी में दिया गया है, हम व्यापार कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।